काकी प्लीज मेरी मदद कर दीजिए ना। ध्वनि सरला जी के कमरे में उनके सामने खड़ी होकर काफी देर से मिन्नतें कर रही थी। आप समझ नहीं रही, मैं ऐसा नहीं कर सकती। ऐसे करना मतलब अपनी मालकिन से गद्दारी करना। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती। सरला जी उसकी मदद करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। काकी, राशि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो ठीक हो गई तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। आप भी तो यही चाहती हैं ना कि वो जल्दी ठीक हो जाए, है ना? आपको क्या लगता है जो 3 महीनों में किसी से नहीं हुआ वो सब कुछ ही देर में आपसे हो जाएगा? इतना आसान है क्या ये? सरला जी हल्के सख्त लहजे में बोली। आज पहली बार ऐसा हुआ था कि उन्होंने इस तरह ध्वनि से बात की हो, लेकिन इसमें उनकी भी कोई गलती नहीं थी। ध्वनि वो जिद कर रही थी जो वो कभी पूरी नहीं कर सकती थी। कुछ देर नहीं काकी, मैं तब तक कोशिश करूंगी जब तक वो ठीक ना हो जाए। अपने हाथ में पकड़ी चीजों की ओर इशारा करके, आप देख रही हैं इस लाल चुनरी को? महादेव ने खुद मुझे आशीर्वाद के रूप में दिया है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं, ठीक है, लेकिन महादेव पर तो है ना। उन्होंने मुझे उम्मीद की एक किरण दिखाई है जिसे मैं बुझने नहीं दे सकती। मुझे महादेव का यह आशीर्वाद राशि तक पहुंचाना है और अपनी कोशिश करनी है। ध्वनि अपनी तरफ से सरला जी को मनाने की पूरी कोशिश कर रही थी। उसकी बातों ने उन्हें कुछ देर सोचने पर मजबूर कर दिया था। उन्हें सोच में गुम देखकर ध्वनि वापस से अपनी बात रखती है। ठीक है, आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो आप मेरे साथ वहीं खड़े रहिएगा। आप मुझ पर नजर रखिएगा, लेकिन मुझे भी एक कोशिश करने दीजिए। राशि के अलावा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। ध्वनि की बात सुनकर सरला जी आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर कहती हैं, ठीक है, मैं आपकी मदद करूंगी, लेकिन यहाँ हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वहां के गार्ड की नजर खासकर उसी मंजिल पर जमी रहती है। तो क्या कोई तरीका नहीं है? ध्वनि के माथे पर बल पड़ गए। मैं कुछ करती हूँ, तब तक आप अपने कमरे में जाइए। ध्वनि अपने कमरे की तरफ चली गई। इधर काकी किचन की तरफ गई। अब तक सब सर्वेंट अपने क्वार्टर में थोड़ा रेस्ट करने जा चुके थे। घर पूरी तरह से खाली था। अनीता जी और रचना जी तो किसी चैरिटी के काम से बाहर ही थे। कामनी जी भी पड़ोस की औरतों के साथ किटी पार्टी में बिजी थी। कुल मिलाकर ध्वनि और सरला जी के सिवा इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। काकी चाय बनाने के लिए पतीला गैस पर चढ़ाती हैं। जब तक चाय उबल रही थी तब तक उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि वो सही कर रही हैं या गलत। चाय बनने के बाद उन्होंने एक नींद की गोली उसमें डाली और कप लेकर सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ गईं। वो सिक्योरिटी रूम बिला के बाहर की तरफ से था। वो चलते हुए एक तरफ आई। बिला में ही बना रूम, लेकिन गेट बाहर की तरफ। वो गेट नॉक करती हैं। कुछ ही देर में लगभग 50 से 55 की उम्र के आदमी ने दरवाजा खोला। उसने गार्ड की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। सरला जी मुस्कुराते हुए चाय का कप बढ़ाकर कहती हैं, ये लीजिए चाय। आज मौसम कुछ सर्द है, इसलिए खुद के लिए बनाई तो सोचा आपको भी दे आऊं। उस गार्ड ने भी मुस्कुराकर कप ले लिया, क्योंकि ये नॉर्मल था उनके लिए। ऐसा होता था कभी कभी, तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा। सरला जी वहां से आ गईं तो गार्ड ने वापस गेट लगा लिया। सरला जी जानती थी कि कैमरे किचन में है, लेकिन उन्होंने ऐसे गोली डाली थी कि किसी को भनक भी न लगे। कुछ 10 मिनट वहीं रुकने के बाद वो वापस दरवाजा नॉक करती हैं, लेकिन इस बार अंदर से कोई आवाज नहीं आई। तब उन्होंने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। वो लॉक नहीं रहता था, इसलिए खुल गया। सरला जी ने अंदर देखा, चाय का कप खाली पड़ा था और वो गार्ड वही डेस्क पर सर रखे सो रहा था। सामने सीसीटीवी की फुटेज चल रही थी। वो चैन की सांस लेकर धीरे से दरवाजा लगाकर तुरंत ध्वनि के कमरे की तरफ बढ़ गई। ध्वनि काकी का इंतजार कर रही थी। सरला जी दरवाजे पर नॉक करती हैं। ध्वनि तुरंत दरवाजा खोल देती है। चलिए, मैंने सब सेट कर दिया है, लेकिन आपके पास सिर्फ 1 घंटा है। इतना ही बहुत है मेरे लिए। वो जल्दी से मंदिर से लाया सारा सामान उठाकर सरला जी के साथ तीसरी मंजिल की तरफ बढ़ गई। राशि के रूम में हमेशा की तरह 2 नर्स मौजूद थीं, जो इस वक्त अपने फोन पर लगी हुई थीं। वो दोनों 3 महीने से लगभग उसी फ्लोर पर कैद थीं, लेकिन उन्हें अच्छे खासे पैसे मिल रहे थे, जो शायद वो 1 साल में नहीं कमा पाती। इसलिए उन्हें कोई दिक्कत भी नहीं थी। तभी दरवाजा खुला। सरला जी और ध्वनि अंदर आए। सरला जी तो हमेशा आती थी, इसलिए वो नर्स नॉर्मल ही रही, लेकिन जैसे ही उनकी नज़र उनके पीछे आ रही ध्वनि पर पड़ी तो वो चौंक गई। ध्वनि को आज उन्होंने पहली बार देखा था। बाकी के सदस्य को तो वो जानती थी,
लेकिन यह ध्वनि उनके लिए नहीं थी। उसे देखकर दोनों नर्स तुरंत सतर्क हो गईं। सरला जी उन दोनों को ऐसे देखकर तुरंत ध्वनि का परिचय करवाते हुए कहती हैं, यह है ध्वनि आरांस राजवंशी, आरांस की पत्नी। उनकी बात सुनकर दोनों नर्स दंग रह गईं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम जब आए थे तब तो वो बैचलर ही थे और हमने शादी की तैयारियां देखी ही नहीं। एक नर्स थोड़ा सा जाहिर करते हुए बोली, कुछ कारण है बस। आज ये मंदिर गई तो वहीं से राशि के लिए प्रसाद लेकर आई हैं, वही देने आई हैं यहाँ। सरला जी सच बात उन्हें नहीं बता सकती थी क्योंकि वो पारिवारिक मसला था। उनकी बात से दोनों नर्स अब संतुष्ट थी। ध्वनि मुस्कुराकर पूछती है, राशि ये प्रसाद खा सकती है ना? जी, लेकिन बस आप हल्का सा दे सकती है। अभी इन्हें लिक्विड फूड ही दी जाती है, नर्स पोलाइटली लहजे में कहती हैं। ध्वनि वो चुनरी और फूल नर्स को देते हुए कहती हैं, इसे जरा आप इनके तकिए के नीचे रख देंगी, ये महादेव पर चढ़ा हुआ है। जी लाइए, वो नर्स सावधानी से उसे रख देती है। ध्वनि को यह देखकर चैन आया कि चुनरी बाहर नहीं दिख रही थी। वो अब हल्का सा प्रसाद राशि के मुंह में डालती है। उसकी आंखें इस वक्त खुली थी, जो एकटक ऊपर की तरफ देख रही थी। ध्वनि बेड के पास रखी चेयर पर बैठकर उसका हाथ हल्के से अपने हाथ में लेकर हल्की मुस्कुराहट लिए कहती है, कैसी हो राशि? फिर खुद ही जवाब देते हुए, हाँ देख रही हूँ, बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो। अगर अच्छी होती तो अभी कहती, दीदी आप भी कैसी बात करती हो? अगर आपसे बात कर रही हूँ तो इसका मतलब अच्छी हूँ ना, यही कहती ना। लेकिन देखो, अब तुम मुझसे बात नहीं कर रही, तुम ऐसे कैसे यहाँ पड़ी हो? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारा धीर किस हालत में है? वो तुम्हें हर जगह ढूंढ कर थक चुका है, अब तुम्हारा इंतजार कर रहा है। क्या तुम उसे और रुलाना चाहती हो? क्या कहती थी तुम, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो तुम्हें धीर की दुल्हन बनने से रोक सके। तुम तो अपने मम्मी पापा से भी लड़ने को तैयार थी ना। फिर आज क्या हुआ? एक छोटे से इंसिडेंट ने तुम्हारे प्यार को हरा दिया क्या? ध्वनि की आंखें नम हो चली थीं, तो वहीं राशि की आंखों के कोनों से आंसू बहकर बिस्तर में समा रहे थे। उसके आंसुओं को अपनी उंगली पर लेकर वो फीकी सी मुस्कान लिए कहती है, तुम्हें पता है, जो कोई भी तुम्हारा गुनहगार है ना, वो बहुत शातिर है। अपने गुनाहों के सबूत वो मिटा चुका है और उस इल्जाम में मेरे भाई को फंसा चुका है। राशि, तुम्हारे भाई तुमसे शायद बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। उन्होंने धीर से बदला लेने के लिए मुझे चुना है। अब मैं उनकी पत्नी हूँ, लेकिन सिर्फ बदले के लिए। तुम्हारे लिए उनका प्यार मेरे ऊपर किए गए हर टॉर्चर में झलकता है। ध्वनि के एक एक शब्द के साथ राशि की धड़कनें बढ़ती जा रही थी, जो मशीन पर साफ दिख रही थी। शायद राशि जानती थी कि उसके भाई ने गलत फहमी में आकर ध्वनि को किस हद तक टॉर्चर किया होगा। कई मिनटों के बाद उन्होंने मुझे 30 दिन का टाइम दिया है। मुझे मेरे भाई को निर्दोष साबित करने के लिए प्रूफ की जरूरत है। लेकिन अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि तुम्हें ढूंढने के लिए मैंने और धीर ने 3 महीने पहले ही हर कोशिश कर ली, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। तुम्हें ऐसे गायब किया गया जैसे तुम दुनिया में कभी एग्जिस्ट ही ना करती थी। अब मैं कैसे ढूंढ कर लाऊं कोई सबूत, जब कोई सबूत बचा ही नहीं है मेरे पास। एक आखिरी उम्मीद सिर्फ तुम हो। मुझे पता है मेरे भाई ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया है ना? राशि की लगातार बढ़ती हार्ट बीट देखकर दोनों नर्स हैरान थी। आज तक घर के हर सदस्य ने काफी कोशिश की थी, सिर्फ आंसुओं के अलावा और कुछ भी मूवमेंट नहीं हुई थी। लेकिन ध्वनि की बातें उस पर अच्छा खासा असर छोड़ रही थी। तुम्हारे पास और मेरे पास सिर्फ 30 दिन नहीं, अब तो 29 दिन का ही टाइम है। उसके बाद वो कोई मौका नहीं देंगे। मुझे हमेशा के लिए कैद करके धीर के साथ और मेरी पूरी फैमिली के साथ क्या करेंगे मैं नहीं जानती। राशि, अगर देखा जाए तो ये मेरी नहीं, तुम्हारे प्यार की परीक्षा है। मेरी तरह तुम्हारे पास भी उतने ही दिन है। खुद से लड़कर होश में आओ और सबको सच बताओ, वरना यूं ही हार कर पड़ी रहो और अपने प्यार को बर्बाद होते देखती रहो। तुम तो अपने भाई का गुस्सा जानती ही होगी। क्या पता गलत फहमी और गुस्से का शिकार होकर वो मेरे भाई को मार भी दे। ध्वनि की आखिरी लाइन सुनकर राशि की पहले से बढ़ी हुई धड़कनें कई गुना ज्यादा जोर से धड़कने लगी। उसका शरीर अचानक झटके खाने लगा, जैसे कोई करंट लगा हो। ध्वनि और सरला जी घबरा गए। एक नर्स तुरंत इंजेक्शन राशि के हाथ में इंजेक्ट करती है, जिसके कुछ वक्त बाद ही राशि शांत हो गई। उसकी आंखें बंद हो गईं और हार्ट बीट भी धीरे धीरे नॉर्मल होती चली गई। सरला जी घबराकर नर्स से पूछती हैं, क्या हुआ इन्हें?
कोई घबराने वाली बात तो नहीं है ना? नर्स अपना सिर नामे हिलाकर कहती है, नहीं, बल्कि ये गुड सिम्टम्स हैं। पेशेंट इनकी ध्वनि की तरफ इशारा करके बातों पर रिएक्ट कर रही है। दूसरी नर्स मुस्कुराकर ध्वनि से कहती है, मेरे ख्याल से आपको रोज आकर कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने आज 3 महीने बाद अच्छा रिस्पॉन्स किया है। उन दोनों की बात सुनकर सरला जी और ध्वनि दोनों के मन खुशी से जैसे झूमने लगे। आपको क्या लगता है, अगर ऐसा ही रहा तो इन्हें कब तक होश आ जाएगा? ध्वनि राशि की तरफ देखते हुए पूछती है। ये कहना थोड़ा मुश्किल है। ये सब पूरी तरह पेशेंट के ऊपर है। आप रोज आकर कोशिश कीजिए, शायद ये कुछ ही दिनों में कोमा से बाहर आ जाएं। उनकी बात सुनकर ध्वनि और सरला जी की खुशी उनके चेहरे पर झलक रही थी। सरला जी मुस्कुराकर ध्वनि से कहती हैं, आपकी कोशिश कामयाब हुई। अभी हमें फिलहाल यहाँ से चलना चाहिए। ध्वनि सिर हिलाकर दोनों नर्स की तरफ देखकर कहती है, अच्छा, आप लोग अब सब जान ही चुके हैं। जब तक राशि कोमा से बाहर नहीं आ जाती, तब तक आप प्लीज किसी और को ये सब मत कहिएगा कि मैं यहाँ आती हूँ, वरना वो लोग मुझे यहाँ नहीं आने देंगे। उसकी राशि से कही गई बातें नर्स ने भी सुनी थी। उन्हें भी कुछ कुछ समझ आ ही गया था, इसलिए वो मुस्कुराकर कहती हैं, आप टेंशन मत लीजिए मैम, हम दोनों किसी से कुछ नहीं कहेंगे। दूसरी नर्स भी सहमति जताते हुए कहती है, हाँ, और देखिएगा, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाएगी, फिर सारी गलतफहमियां भी क्लियर हो जाएंगी। थैंक्स। ध्वनि मुस्कुराकर एक नज़र राशि को देखकर सरला जी के साथ बाहर चली गई। आज मैं बहुत खुश हूँ, काश ये खुशी सबसे जाहिर भी कर पाती। सरला जी उदास मन से बोली, जब राशि ठीक होकर सबके सामने होगी ना, तब सबकी खुशी आसमान पर होगी। इसलिए आप ये सब मत सोचिए, हमें अब आगे का सोचना है। आज तो हो गया, लेकिन रोज मैं राशि के पास कैसे जाऊंगी? ध्वनि परेशानी भरी लहजे में कहती है, उसके लिए मैं कुछ सोच लूंगी, फिलहाल अभी का देखते हैं। वैसे आपको सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग डिलीट करनी आती है क्या? सरला जी उससे पूछती हैं। हाँ, आती है, बस 1 मिनट का काम है। ध्वनि सिर हिलाकर बोली, अच्छा, तब चलिए, मैं आपको वहां ले चलती हूँ। आप अपनी तीसरी मंजिल पर आने से लेकर जाने तक की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दीजिए। सरला जी खुशी भरी लहजे में बोली। सरला जी ध्वनि को लेकर वहां गई। वो गार्ड अब भी सोया हुआ था। ध्वनि जल्दी जल्दी सब डिलीट करके सरला जी के साथ वापस विला के अंदर आ गई। वैसे काकी, आपका प्लान बहुत जबरदस्त था। ध्वनि उनकी तारीफ करते हुए बोली। वैसे अगर मुझे डिलीट करनी नहीं आती, तब आप क्या करती? सरला जी मुस्कुराकर कहती हैं, मोबाइल पर देखकर खुद जाकर कर देती। उनकी बात सुनकर ध्वनि काफी इम्प्रेस हो गई। आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। अब कल के लिए भी कुछ सोच लीजिएगा। हाँ ठीक है, अब आप जाकर आराम कीजिए। थैंक्स काकी, मेरी मदद करने के लिए। ध्वनि उनका हाथ पकड़ते हुए बोली। वो तो मुझे आपको कहना चाहिए। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है। राशि के ठीक होने के बाद मैं खुद सबको बता दूंगी। फिर नौकरी छोड़नी भी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। राशि मेरी बेटी जैसी है, उसे ठीक देखने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। राशि सबके लिए उतनी ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, आगे का आगे ही देखा जाएगा। अब आप आराम कीजिए। हाँ, आज मुझे सुकून की नींद आएगी। ध्वनि मुस्कुराकर ऊपर की तरफ चली गई। रात का समय, चौहान परिवार डिनर के लिए आ चुका था। अभी डिनर में वक्त था, इसलिए सब हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। ध्वनि सबसे मिलकर अर्चना के साथ टेरेस पर बैठी हुई थी। आखिर बड़ों के बीच उनका काम भी क्या ही था। विवेक आरांश और अमित के साथ स्टडी रूम में था। उस दिन ध्वनि का इग्नोर करने वाला गुस्सा आरांश ने अमित पर अच्छे से उतारा था। बेचारे को आज फाइल से बाहर देखने का टाइम ही नहीं मिला। अब कहाँ उसने सोचा था कि शाम को सबके साथ एंजॉय करेगा, और कहाँ आरांश ने उसे वापस से अपने साथ फाइलों में उलझा लिया। अब तुझे क्या हुआ है? तेरी शकल पर 12 क्यों बज रहे हैं? विवेक आराम से सोफे पर लेटकर फोन चला रहा था। तभी उसकी नजर अमित के बनते बिगड़ते चेहरे पर पड़ी। अमित फाइल से नजरें उठाकर उसे देखता है, तभी सामने से खुद लैपटॉप में घुसे आरांश की कोल्ड वॉइस उसके कानों में पड़ी। फाइल पर से नजर हटनी नहीं चाहिए, वरना पूरी रात ऐसे ही बैठना पड़ेगा। अमित झट से अपना सर फाइल में घुसा लेता है। विवेक अब सारा माजरा समझकर अपना सर लाचारगी से हिला देता है। इस तरफ टेरेस पर अर्चना और ध्वनि बैठे हुए थे। ध्वनि को अचानक से उस दिन की बात याद आई। वो अर्चना से कहती है, भाभी, आपने बताया था कि आप अपना पास्ट बताएंगी।
उसकी बात पर अर्चना हल्की मुस्कान लिए कहती है, लेकिन वो बहुत लंबी कहानी है। मैं कभी सुबह आऊंगी तब तुम्हें बताऊंगी। वैसे भी पास्ट जैसा भी रहा हो, लेकिन मेरा प्रेजेंट बहुत अच्छा है। विवेक भाई आपसे बहुत प्यार करते हैं ना? हाँ बहुत। ये कहते वक्त अर्चना के चेहरे पर चमक और होठों पर लंबी सी मुस्कान थी। वही ध्वनि यह नोटिस करके हंसते हुए कहती है, अच्छा आप दोनों को बेबी गर्ल चाहिए या बॉय? वैसे तो बच्चे सब बराबर ही होते हैं, लेकिन हम दोनों को ही बेबी गर्ल चाहिए। बाकी तो जैसी महादेव की मर्जी। अर्चना अपना पेट सहलाते हुए बोली, वैसे तुम अपना बताओ, कुछ ठीक हुआ या नहीं तुम दोनों के बीच? विवेक बता रहे थे कि तुम दोनों के बीच कोई शर्त लगी है। हाँ लगी तो है, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। अब आप ही बताओ, मैं सबूत कहाँ से ढूंढ कर लाऊं? वो इंसान बहुत शातिर है, उसने सारे सबूत मिटा दिए हैं। ध्वनि उदास होकर कहती है, तुम कहो तो मैं विवेक से कहूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, वो शायद कुछ मदद कर सकें। अर्चना भी जानती थी कि ध्वनि मिडिल क्लास फैमिली से है, उसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होंगे। ध्वनि कुछ देर सोचती है, अगर उसे कहीं से हेल्प मिल सकती है तो लेना ही सही होगा, क्योंकि अभी वो जिस कंडीशन में थी, माँ राशि के अलावा उसके पास कुछ भी नहीं था। अगर कहीं भगवान ना करे राशि टाइम से पहले ठीक नहीं हुई तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। यही सब सोचकर वो अर्चना से कहती है, अगर वो मेरी मदद करते हैं तो शायद कुछ मिल जाए। अर्चना मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहती है, फिक्र मत करो, वो मदद जरूर करेंगे। डिनर का वक्त हो चुका था। अब सभी डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अब अमित की जान में जान आई थी। सभी उस बड़ी सी डाइनिंग टेबल के इर्द गिर्द अपनी अपनी जगह बैठे हुए थे। सर्वेंट सरला जी के ऑर्डर पर खाना परोस रहे थे। हल्की फुल्की बातों के साथ सभी डिनर कर रहे थे। अमित आज चुपचाप डिनर कर रहा था। भाई आवाज उसमें इतनी फालतू की एनर्जी नहीं बची थी जो वो बातों में वेस्ट करता। आराज हमेशा की तरह शांति से डिनर कर रहा था। ध्वनि भी सबके सामने तो कुछ बोलती नहीं थी, उनके अलावा बाकी सब बातें कर रहे थे। डिनर खत्म होने के बाद थोड़ी देर बैठकर अब वो लोग जाने के लिए खड़े हुए। केशव जी अभिषेक जी के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, आज के डिनर के लिए थैंक्स बाबूजी। काफी दिनों बाद साथ में अच्छा लगा। परिवार में ऐसे थोड़े थोड़े दिन पर मेल मिलाप होते रहना चाहिए, सबके बीच प्यार बना रहता है। अनीता जी मुस्कुराकर बोली। वैशाली जी धोनी के करीब जाकर अपने पर्स में से एक ज्वेलरी बॉक्स निकालकर उसके सामने करते हुए कहती हैं, उस दिन मैं कोई गिफ्ट नहीं दे पाई थी, ये तुम्हारे लिए। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आपने आशीर्वाद दिया उतना ही काफ़ी है। धोनी ज्वेलरी बॉक्स देखकर अचकचाते हुए बोली, अरे ऐसी कैसी ज़रूरत नहीं है, शादी का तोहफा तो होता ही है। देखो मैं बड़े प्यार से लाई हूँ, अगर तुमने नहीं लिया तो मुझे बुरा लगेगा। वैशाली जी उदास चेहरा बनाते हुए बोली। ध्वनि अब परेशान हो गई। वो सर उठाकर अनीता जी की तरफ देखती है तो वो पलकें झपका देती हैं। उनका इशारा मिलने पर ध्वनि वो बॉक्स वैशाली जी के हाथ से ले लेती है। उसके बॉक्स लेने पर वैशाली जी लंबी सी मुस्कुराहट लिए कहती हैं, अब खोल कर देखो, तुम्हें कैसा लगा? ध्वनि भी हिचकिचाते हुए वो बॉक्स खोलती है। अंदर मौजूद हीरो के हार को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसे यह देखने को मिलेगा। वो हार देखने में ही काफी यूनिक और एक्सपेंसिव दिख रहा था। कामनी जी की आंखों में भी चमक आ गई, लेकिन क्या फायदा, ये उन्हें तो मिलना ही नहीं था। वही शिवानी जी तो मन ही मन सोच चुकी थी कि जैसे ही नताशा और आरांश की शादी की बात करेंगी, वो ध्वनि को मिले सारे गहने ले लेंगी। कैसा लगा? वैशाली जी मुस्कुराकर ध्वनि से पूछती हैं। बहुत अच्छा है, ध्वनि भी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ जवाब देती है और उनके पैर छू लेती है। सदा खुश रहो। आप सब जाने को थे। अर्चना ध्वनि से मिलकर धीरे से कहती है, तुम टेंशन मत लेना, मैं विवेक से बात करूंगी। ध्वनि सिर हिला देती है। उनके जाने के बाद अनीता जी अब सबसे रेस्ट करने का कहकर अपने कदम अपने कमरे की तरफ बढ़ा देती हैं। बाकी सब भी अपने अपने कमरे की तरफ जाने ही लगे थे, तभी शिवानी जी की बात ने सबके कदम जैसे जाम कर दिए। मैंने अंश की दूसरी शादी के लिए लड़की पसंद कर ली है, वो बिना किसी भाव के बोली। उनकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरे हॉल में गूंज गई। सरला जी जो किचन में जा चुकी थी, वो भागते हुए हॉल में आई। आरांस के कदम सीढ़ियों पर थमसे गए। अभिषेक जी, अनीता जी, रचना जी संग रुद्र जी के भाव भी सख्त हुए। वो सभी वापस हॉल में इकट्ठा हुए। आरांस नीचे नहीं आया,
लेकिन जहाँ था वहीं से पलट जरूर गया। ध्वनि के ऊपर जाते कदम भी जैसे थम चुके थे। वो भी पलटी। उसकी धड़कनें अचानक से बढ़ गईं। अमित ध्वनि की बगल में ही शॉकिंग एक्सप्रेशन लिए खड़ा था। ये क्या कह रही हैं आप शिवानी? अनीता जी की गुस्से भरी आवाज ने भी इस बार शिवानी जी की नजरें नीचे नहीं की। सॉरी माँ, लेकिन इस बार मैं आपकी बात नहीं मान सकती। मैं अपने बेटे की पूरी जिंदगी किसी ऐसी वैसी लड़की के साथ नहीं बांध सकती। वैसे भी ये तो पहले से ही तय था ना। ये शादी सिर्फ उस लड़की से बदला लेने के लिए हुई थी। शिवानी जी की आवाज में दृढ़ता झलक रही थी। शादी कोई गुड्डे गुड़िए का खेल नहीं है शिवानी बहू। इस बार अभिषेक जी की सख्त आवाज वहां गूंजी। कामनी जी ये सब देखकर मुंह बनाकर मनी मन बोली, लो अभी अभी शादी की खुशी में दावत रखी गई, अब शादी पर ही आफत बनाई। एक और नया तमाशा। पापा जी, मैं उसकी माँ हूँ। मैं बस उसको खुश देखना चाहती हूँ। मेरे एक बच्चे की जिंदगी इस लड़की के परिवार के कारण बर्बादी हो गई। अब दूसरे की इसके कारण बर्बाद नहीं होने दे सकते। शिवानी जी रुंधे गले से बोली, आप भूल रही हैं भाभी, धोनी से शादी करना अंश और आपका ही फैसला था। उस वक्त भी माँ पापा ने मना किया था, लेकिन आप दोनों ही थे जिसने अपनी जिद में आकर ये शादी होने दी। अब आपके ऐसा कहने का क्या मतलब बनता है? रचना जी भी हल्के तल्खी भरे अंदाज में कहती है, आप सब क्यों नहीं समझ रहे? इस लड़की के साथ अंश कभी खुश नहीं रहेगा। मुझे मेरे बेटे की खुशी चाहिए बस। शिवानी जी अपने फैसले पर अटल थी। शिवानी, शादी कोई खेल नहीं है। तुम्हें किसी की जिंदगी बर्बाद करने का कोई हक नहीं है। तुम बदले में इतनी अंधी हो चुकी हो कि सही गलत कुछ समझ नहीं रही हो। रुद्र जी शांत मगर गंभीर लहजे में कहते हैं। उन्होंने ध्वनि को या उसके परिवार को कभी गुनाहगार नहीं माना था, क्योंकि वो उच्च और सही सोच के मालिक थे। जब तक राशि खुद अपने गुनहगार का नाम नहीं बताती, तब तक वो किसी भी बात पर भरोसा नहीं करना चाहते थे। लेकिन आज से पहले उन्होंने कभी ध्वनि का पक्ष भी नहीं लिया था। आज उन्हें ध्वनि की साइड लेते देखकर सब चौंक गए। कामनी जी मन ही मन कहती हैं, वाह रे वाह, भाई साहब इस लड़की की पक्ष में बोल रहे हैं। फिर तो फैसला हो ही गया। आप उसकी साइड ले रहे हैं? हमारी बेटी। इससे आगे शिवानी कुछ कहती, तभी रुद्र जी सख्त लहजे में उनकी बात काटते हुए कहते हैं, मैं सिर्फ सही का साइड ले रहा हूँ। अंश की दूसरी शादी करके तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करोगी। कौन सी जिंदगी? वो जिंदगी जो उसके परिवार ने अमीरों के पैसे लूट कर खड़ा किया है। वो जिंदगी जिसे इसने कईयों के साथ। मॉम, जस्ट शट अप। शिवानी जी अपनी बात पूरी करती, उससे पहले ही एक दिल दहला देने वाली आवाज वहां गूंजी, जिससे एक पल को सब कांप गए। कामनी जी तुरंत रंजीत जी की बाह पकड़कर खड़ी हो गईं। सबकी नजर ऊपर गुस्से में खड़े आराज पर गई। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसका ओरा इस वक्त बेहद खतरनाक लग रहा था, जैसे अंदर धधकती हुई आग जल रही हो। दोनों हाथ की मुट्ठियां बंधी हुई थीं, जो इतनी जोर से बंधी थीं कि उसकी नसें साफ दिख रही थीं। आरास ने भले ही शिवानी जी को रोक दिया हो, लेकिन सब समझ ही गए थे कि आखिर वो गुस्से में अभी अभी क्या बोलने जा रही थी। ध्वनि के लिए अब यहाँ खड़े रहना किसी भारी टीले के बोझ के नीचे दबने जैसा था। उसका शरीर पसीने से लथपथ था, आंखों से बेहिसाब मोती झड़ रहे थे। वो बिना देर किए तुरंत दौड़ते हुए आरांस की बगल से होते हुए ऊपर की तरफ चली गई। भाभी, अमित उसे पुकारते हुए उसके पीछे चला गया। इस तरफ रचना जी गुस्से में कहती हैं, आपने तो आज हद कर दी भाभी। शिवानी जी की नजर नीची हो गई। वो जानती थी कि फिलो फिलो में हद से बहुत आगे बोल गई। उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं चाहा था। वो सर झुकाकर अफसोस भरे लहजे में कहती हैं, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा ऐसा बोलने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन आप बोल गई शिवानी। आप किसी की बेटी को सबके सामने ऐसा कैसे बोल सकती हैं? वो भी उस नकुल की बातों का भरोसा करके। आप बहुत होशियार हैं, लेकिन लोगों को पहचानने वाली नज़र आपके पास बिल्कुल भी नहीं है। आपने और अंश ने तुरंत उस लड़के की बात पर भरोसा कर लिया, लेकिन एक दिन यही भरोसा आप दोनों को किसी के सामने नजरें उठाने लायक नहीं छोड़ेगा। अनीता जी गुस्से में बोली, मुझसे गलती हो गई माँ कि मैंने ऐसा कहा, लेकिन अंश की शादी वाली बात पर मुझे कोई पछतावा नहीं है। मुझे वो लड़की पसंद नहीं है, इसलिए मैं नताशा को अंश की पत्नी बनाना चाहती हूँ। शिवानी जी सर झुकाकर ही बोली, नताशा? सब एक बार फिर चौंक गए। सबकी अविश्वास भरी नजर शिवानी जी पर ही थी। वो लड़की जिसे कोई एक घंटे अपने सामने बर्दाश्त नहीं कर पाता,
उसे इस घर की बहू बनाने का सोच रही थी वो। वहीं कामनी जी को तो मानो सांप सूंघ गया। वो मन ही मन कहती हैं, सत्यानाश, उसे तो मैंने अपनी बहू बनाने के सपने देखे थे। उनका चेहरा रोने जैसा बन गया था। तभी आरांस की गुस्से भरी आवाज सबके कानों में गई। एंड व्हाट अबाउट मी मम? सब उसकी तरफ ही देख रहे थे। आपने मेरी शादी का डिसाइड मुझसे बिना पूछे कैसे किया? हाउ? दांत बीचकर। क्या मैं 2 साल का दूध पीता बच्चा हूँ? क्या मैंने आपसे कहा कि मुझे दूसरी शादी करनी है? आप अपनी मर्जी से इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। ये पहली और आखिरी बार मैं आपको समझा रहा हूँ। आज के बाद मेरी शादी की बात वापस आपके मुंह से सुनाई दी तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। इतना कहकर आरांस गुस्से में अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। बाकी सबने आरांस की बात सुनकर चैन की सांस ली। सब शिवानी जी से बिना कुछ बोले अपने अपने कमरों की तरफ चले गए। सरला जी भारी मन से किचन की तरफ बढ़ गईं। शिवानी जी अपना सिर पकड़कर भरी आंखों से ठगी सी वहीं बैठ गईं। इस तरफ कमरे में ध्वनि लगातार रोई जा रही थी, जिसे चुप कराने के लिए अमित लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन वो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी आरांस अंदर दाखिल हुआ। एक पल को ध्वनि की नजरें उठी और आरांस की नजरों से उलझी, लेकिन जल्दी ध्वनि नजरें उस पर से हटाकर वहां से बालकनी की तरफ चली गई। आरांस ने आंसुओं से भीगी उसकी लाल आंखें देख ली थी। भाई भाभी बहुत रो रही हैं, अमित परेशान सा कहता है। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं देखता हूँ। अमित सिर हिलाकर चला गया। वो जानता था कि इस वक्त ध्वनि को आरांस के साथ की ही जरूरत थी। अमित के जाने के बाद आरांस बालकनी की तरफ बढ़ गया। ध्वनि अब आवाज नहीं कर रही थी, लेकिन उसकी आंखों से आंसुओं की धारा अब भी बह रही थी, जिसे वो बार बार बेरहमी से पोंछते जा रही थी। लेकिन वो कहाँ सुनते हैं किसी की। निर्लज अपराधी की तरह बार बार बहते ही जा रहे थे। ध्वनि को अपनी बगल में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। आज खुश तो बहुत होंगे ना आप। जो इल्जाम आप हमेशा मुझ पर लगाते आ रहे हैं, वही इल्जाम आपकी माँ ने भी सभी लोगों के सामने लगाया। आरांस की नजर ध्वनि की तरफ उठी। वो भावहीन सी हमेशा की तरह सामने अंधकार में डूबे आकाश को देख रही थी, जिसका कोई अंत नहीं था। मम की बातों का वो मतलब नहीं था, वो बस फ्लो फ्लो में। आज पहली बार आरांस के लहजे में फिक्र झलक रही थी। वो फिक्र जो उसे ध्वनि के लिए हो रही थी। लेकिन ध्वनि की दिल चीर देने वाली मुस्कुराहट देखकर वो बीच में ही रुक गया। ध्वनि उसकी बात पर मुस्कुरा उठी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में कोई खुशी नहीं थी। अगर कुछ थी तो केवल असहनीय पीड़ा की झलक। उसकी मुस्कुराहट से उसके अंदर उठ रहे दर्द का अंदाजा लगाया जा सकता था, जिसे देखकर आज पहली बार आरांस अपनी बात पूरी करने से हिचकिचा रहा था। आज से पहले किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि आरांस की बात को बीच में रोक सके, लेकिन ध्वनि की दर्द भरी मुस्कुराहट में ये ताकत आ गई थी। आज वो जिंदगी में पहली बार अपनी बात पूरी करने से पहले हिचकिचा रहा था। उसे अपनी बात आधी पर छोड़ता देखकर और शांत महसूस करके ध्वनि अपना सिर घुमाकर उसकी तरफ देखती है। फिलो फिलो में, हाँ, आपने भी तो शादी के दूसरे दिन ही मुझे हॉल में नौकरों के सामने इसी तरह बेइज्जत किया था ना। वो भी फिलो फिलो में ही हो गया होगा, है ना? और आज आपकी माँ ने भी फिलो फिलो में वही किया। अंतर क्या है? आपने नौकरों के सामने, तो उन्होंने पूरे परिवार के सामने फिलो फिलो में एक लड़की के चरित्र पर सवाल उठा दिया। एक ऐसा इल्जाम लगाया जिसे भुलाने के लिए शायद ये जिंदगी छोटी पड़ जाए। एक लड़की का मान सम्मान आप सबके लिए बस खिलौने जैसा है ना। मैं भी कितनी हेल्पलेस हूँ ना। मेरे पास खुद का करेक्टर सर्टिफिकेट जो नहीं है। गवर्नमेंट को करेक्टर सर्टिफिकेट जैसी चीजें भी लागू करनी चाहिए, नहीं? आखिर ऐसे समय पर एक लड़की को जरूरत पड़ती है जब ऐसे लोग उसके चरित्र पर घटिया दाग लगाते हैं। उसकी बातों में कटाक्ष सारांश अच्छे से महसूस कर रहा था। ध्वनि के चेहरे पर अब भी मुस्कुराहट कायम थी, लेकिन आंसू थम चुके थे। लेकिन कोई बात नहीं, दिया है आपने मुझे 30 दिनों का टाइम। मैं अपना करेक्टर भी प्रूव करूंगी और धीर की बेगुनाही भी। आज मैं मजबूर हूँ, लेकिन कमजोर नहीं। जब सच सामने आएगा तब अपनी ताकत दिखाऊंगी और उस वक्त आप मजबूर होंगे। जस्ट वेट एंड वॉच। ध्वनि की आंखों में अलग ही नफरत और गुस्सा भरा हुआ था। लास्ट लाइन वो आरांस की आंखों में आंखें डालकर बेखौफ पूरे कॉन्फिडेंस से कहकर रूम के अंदर चली गई। आज सिचुएशन उल्टी उठी। आज आरांस की आंखों में शांति थी। ध्वनि ने इतना कुछ कह दिया, लेकिन उसने पलटकर एक शब्द भी नहीं कहा था। क्यों? इसकी वजह तो वही जाने।
आरांस गहरी सांस लेकर खुद को शांत कर अंदर आया। कमरे में ध्वनि कहीं नजर नहीं आई, लेकिन बाथरूम से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। आरांस लाइट ऑफ कर बेड पर जाकर लेट गया। थोड़ी देर बाद ध्वनि बाथरूम से बाहर आई। वो सोफे पर जाकर लेट गई। आरांस को ध्वनि के होने का एहसास हो गया था। मैं शादी नहीं करने वाला। पता नहीं क्या सोचकर आरांस लेटे लेटे ही धीमे लहजे में बोला, लेकिन ध्वनि का कोई जवाब नहीं आया। ऐसा नहीं था कि वो सो गई थी, बल्कि आज जो कुछ भी हुआ उससे शायद ही उसे नींद भी आए। लेकिन बस वो आरांस की बात का क्या जवाब दे, यही सोचकर शांत हो गई। अगली सुबह ध्वनि आज सुबह 5 बजे ही उठकर बाथरूम में जा चुकी थी। आरांस भी हमेशा की तरह 5 बजे जागा। उसकी नज़र सबसे पहले सोफे पर पड़ी, जहाँ हमेशा ध्वनि लेटी होती थी, लेकिन आज नहीं थी। तभी उसे उस दिन की बात याद आई जिस दिन ध्वनि को बुखार हुआ था। उसकी नज़र झट से बालकनी की तरफ गई, लेकिन बालकनी अभी बंद ही थी। वो अभी कुछ और सोच पाता उससे पहले ही ध्वनि बाथरूम से बाहर आई। दोनों की नजरें आपस में उलझी। गुलाबी रंग के फ्रॉक सूट पहने, दुपट्टा गले में सटाकर ले रखा था, बालों को तौलिए में लपेट रखा था। कुछ देर के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे पर ठहरी, लेकिन अगले ही पल ध्वनि अपनी नजरें हटाकर आईने के सामने तैयार होने बैठ गई। आरांस भी उठकर बाथरूम में घुस गया। उसने झटके से दरवाजा बंद किया। एक पंच भाई बॉल पर मारते हुए गुस्से से भरकर कहता है, डैम इट, ये हो क्या रहा है? मुझे उसके लिए बुरा क्यों लग रहा है? उसके एहसास बदल रहे थे, जिसका अंदाजा उसे भी नहीं था। सही ही कहा है किसी ने, दिल पर किसी का जोर नहीं चलता। सभी लोग हमेशा की तरह डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए बैठे थे, लेकिन आज ध्वनि वहाँ मौजूद नहीं थी। वो सुबह से बस एक बार ही नीचे आई थी, वो भी अपना रोज का काम करने। आरास की प्रोटीन शेक लेकर जाने के बाद से वो नीचे नहीं आई थी। सरला जी उसे बुलाने भी गई थी, लेकिन उसने भूख नहीं है कहकर टाल दिया था। सब जानते थे कि कल जो हुआ उसकी वजह से ही वो नीचे नहीं आ रही है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता था। आज वहाँ मातम जैसा सन्नाटा पसरा था। हमेशा बोलने वाला अमित भी शांति से बस अपना नाश्ता खत्म कर रहा था। आराज भी हमेशा की तरह बिना भाव के अपना नाश्ता कर रहा था। तभी मेन गेट से कृति ध्वनि को पुकारते हुए अंदर दाखिल हुई। सभी की नजरें हॉल की तरफ गईं। कृति हाँफते हुए अंदर आई। उसका पूरा शरीर पसीने से लथपथ था। एक हाथ कमर पर और दूसरा हाथ सीने पर रखकर वो जोर जोर से हाँफ रही थी। वो हाँफते हुए भी बार बार ध्वनि को ही पुकार रही थी। सब उसकी हालत देखकर इतना तो समझ ही गए थे कि वो सिर्फ ध्वनि से मिलने नहीं आई। अमित तुरंत टिश्यू से अपना हाथ साफ कर पानी का गिलास लेकर उसके पास जाने के लिए दौड़ा। बाकी सबका भी नाश्ता लगभग हो ही गया था। अमित परेशान लहजे में कहता है, ये लो पहले पानी पियो। कृति उसके हाथ से गिलास लेकर एक सांस में गटक गई और गिलास वापस उसके हाथ में थमा देती है। तुम जल्दी से ध्वनि को बुला दो, वो लंबी सांस लेते हुए बोली। हाँ बुलाता हूँ, लेकिन तुम पहले खुद की हालत तो सुधारो। क्या हुआ है? अमित उसे ऐसे देखकर टेस्ट वॉइस में पूछता है। वो सब मैं ध्वनि के आने के बाद ही बताऊंगी, उसे जल्दी बुलाओ बस। कृति थोड़ी घबराई हुई सी लग रही थी। अभी तक सब लोग वहां आ चुके थे। अनीता जी सरला जी की तरफ देखकर कहती हैं, ध्वनि को बुला लीजिए। सरला जी तुरंत ऊपर की तरफ चली गईं। इधर कृति की सांसें भी अब नॉर्मल हुई। कुछ ही देर में ध्वनि सरला जी के साथ नीचे आई, जिसे देखकर कृति तुरंत उसकी तरफ लपकी। ध्वनि, तू जल्दी से चल मेरे साथ, वो उसका हाथ थामते हुए बोली। हाँ लेकिन कहाँ? क्या हुआ है? तू इतनी टेंशन में क्यों है? ध्वनि कृति के लहजे में परेशानी भाप कर कहती है। पहले तू चल तो फिर सब खुद ही पता चल जाएगा। कृति उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए कहती है। ध्वनि को ऐसे सबके सामने जाने में अजीब लग रहा था। वो परेशान होकर पूछती है, पहले बता तो। कृति तंग आकर ध्वनि को कंधे से पकड़कर कहती है, ध्वनि अंकल हॉस्पिटल में है, हार्ट अटैक आया है उनको। क्या? उसकी आंखें डर और घबराहट से बड़ी हो गईं। दिल डर के काले बादलों से घिर गया। उसकी सांसें तेज हुई। हाँ अब चल। कृति उसका हाथ पकड़कर उसे लेकर तेज कदमों से जाने लगी। अब ध्वनि भी दौड़ते उसके साथ चली गई। अमित अपनी कार की उठाते हुए उनके पीछे चला गया। भाभी रुकिए, मैं भी साथ चलता हूँ। इधर बाकी सब हैरान परेशान से खड़े रह गए। आराम सपाट चेहरे के साथ बाहर गेट की तरफ देख रहा था, जिधर से तीनों भागते हुए गए थे। भाई अमित के उनके पीछे जाने से कामनी जी का मुंह बन गया। रचना जी सिर हिलाकर कहती हैं,
बेचारी बच्ची को हर तरफ से परेशानियां घेरती जा रही हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरफ अमित कार ड्राइव कर रहा था। पीछे ध्वनि घबराई सी बैठी थी, जिसे कृति दिलासा दे रही थी। ये सब कैसे हुआ? ध्वनि कृति से पूछती है। मैं हमेशा की तरह कॉलेज जाने के लिए निकल ही रही थी कि धीर का कॉल आया मेरे पास। उसने मुझसे बस इतना ही कहा कि अंकल को हार्ट अटैक आया है, वो लोग हॉस्पिटल में है, बस तुझे वहां ले आऊं। वो राजवंशी बिला नहीं आना चाहता था। कृति उसे जितना जानती थी उतना बता देती है। उनकी कार एमएस मुंबई के बाहर आकर रुकी। वो एक बहुत बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल था, जहाँ सबसे बेस्ट डॉक्टर मौजूद होते थे। यहाँ का सबसे पुराना हॉस्पिटल जो पहले किसी और का था, लेकिन उससे हैंडल नहीं हुआ तो इसे भी राजवंशियों ने अपने अंदर ले लिया। आज ये मुंबई का सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है। ध्वनि और कृति कार से बाहर आकर अंदर की तरफ भागे। अमित पार्किंग एरिया की तरफ चला गया। इस तरफ धीर पहले से ही उन दोनों का रिसेप्शन पर वेट कर रहा था। ध्वनि के आते ही धीर सीधे उसके गले लग गया। ध्वनि भी नम आंखों से उसकी पीठ थपथपाती है। पापा कैसे हैं? वो अब ठीक है। डॉक्टर ने कहा है कि कोई खतरे वाली बात नहीं है, माइनर अटैक था, बस अब किसी चीज का लोड नहीं होना चाहिए। धीर ठगा सा कहता है। ध्वनि देख सकती थी इन दिनों उसका चेहरा भी मुरझा गया था। शरीर कमजोर सा लग रहा था। आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ चुके थे, शायद इसलिए क्योंकि अब उस पर बहुत प्रेशर आ चुका था। पहले तो ध्वनि घर चलाने के लिए काफी मेहनत करती थी। कॉलेज में पढ़ाने के साथ ही सुबह शाम कोचिंग भी पढ़ाया करती थी, जिससे धीर को पढ़ाई पूरी होने तक काम न करना पड़े। धर्मेंद्र जी की दुकान से उतनी कमाई नहीं होती थी कि सारी ज़रूरतें पूरी हो सकें। अभी धीर के एग्ज़ाम का रिजल्ट भी नहीं आया था, इसलिए उसने फ़िलहाल एक अच्छे से होटल में वेटर का जॉब करना शुरू कर दिया था, जिसकी सैलरी उतनी तो थी ही कि आराम से गुजारा हो जाए। ध्वनि अपने छोटे भाई की हालत देखकर मन ही मन रो पड़ी, लेकिन फिलहाल वो कमज़ोर नहीं पड़ सकती थी। तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। माँ कहाँ है? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ, वो पापा के पास हैं। धीर अपनी आंखें पोंछते हुए उन दोनों को लेकर जाने लगा। तभी अमित ध्वनि के पास आया। भाभी, सब ठीक है ना? वो तीनों उसकी तरफ देखते हैं। धीर तो देखते ही मुंह घुमा लेता है। ध्वनि सिर हिलाकर कहती है, हाँ सब ठीक है, वो खतरे से बाहर है, तुम चले जाओ। मैं वैसे भी अभी घर नहीं जाऊंगी, लेकिन भाभी आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? उसकी बात पूरी होने से पहले ही धीर हल्के गुस्से में कहता है, तो दीदी का भाई अभी जिंदा है, तुम्हें यहाँ रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। ध्वनि बात संभालते हुए अमित से कहती है, तुम जाओ, तुम्हें ऑफिस भी जाना है, मैं देख लूंगी यहाँ। पक्का ना मैं जाऊं? अमित कंफर्म करते हुए पूछता है। हाँ जाओ, ध्वनि से रिलाकर कहती है। ठीक है, अगर ज़रूरत पड़े तो कॉल कर लीजिएगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ ठीक है, ध्वनि मुस्कुराकर बोली। अमित एक नज़र धीर को घूर कर चला गया। कृति अमित और धीर की कोल्ड वार देखकर मन ही मन कहती है, हे महादेव, छोटे भाई में यह हाल है तो जब जीजा साले आमने सामने होंगे तब तो कहीं भूकंप ना आ जाए। वो लोग फर्स्ट फ्लोर के नॉर्मल वार्ड में पहुंचे। धर्मेंद्र जी को होश आ चुका था। आद्या जी उनके पास ही बैठी थी। ध्वनि की नज़र जैसे ही बेड पर लेटे धर्मेंद्र जी पर पड़ी, वैसे ही उसकी आंखों में फिर एक बार नमी आ गई। पापा, वो गेट पर से ही रुंधे गले से बोली। उसकी आवाज़ सुनकर धर्मेंद्र जी और आद्या जी दोनों की नज़र ध्वनि पर गई। वो दोनों एक साथ खुशी से भरकर बोले, लाडो। ध्वनि धीमे कदमों से अंदर आते हुए नाराजगी से कहती है, ये आपने कैसी हालत कर ली है खुद की? आप इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? आद्या जी की तरफ देखकर, और माँ, आपने भी इनका ख्याल नहीं रखा? आपको तो पता है कि ये कितने बड़े बच्चे हैं। धर्मेंद्र जी हंसकर कहते हैं, दो बच्चों के बाप है हम, और हमारी लाडो हमें ही बच्चा बना रही है। उनकी बात पर ध्वनि अपनी नाराजगी बरकरार रखते हुए कहती है, आप अपनी हालत देखिए, कोई लक्षण है आप में पिता वाले? आखिर इतनी भी बड़ी कौन सी आफत आ गई कि आपने इतना स्ट्रेस ले लिया? उसकी बात पर धर्मेंद्र जी मुस्कुराकर कहते हैं, हमारी लाडो हमसे दूर इतने अजनबियों के बीच है, फिर स्ट्रेस कैसे ना होगा? उनकी बात सुनकर माहौल थोड़ा इमोशन भरा हो गया। आद्या जी ध्वनि के चेहरे को हाथ में भरकर पूछती हैं, कैसी है तू? वो लोग तेरे साथ बुरा व्यवहार तो नहीं करते ना? ध्वनि उनका हाथ अपने हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे कोई कुछ नहीं कहता माँ, आपको और पापा को इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। माँ, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं
जो मुझसे बिल्कुल आपकी ही तरह प्यार करते हैं। तू सच कह रही है ना? कहीं हमें टेंशन ना हो इसलिए झूठ तो नहीं बोल रही? आद्या जी आशंका जताते हुए पूछती हैं। ध्वनि उनको कंधे से पकड़ चेयर पर बिठाते हुए कहती है, हाँ मैं एकदम सच बोल रही हूँ। अब आपकी तहकीकात हो गई हो तो यहाँ आराम से बैठ जाइए। लेकिन वो इतने बड़े लोग, फिर उन्होंने तुझसे शादी क्यों की? आद्या जी का सवालों का पोटला बंद ही नहीं हो रहा था। आखिर माँ जो ठहरी। ध्वनि गहरी सांस लेकर कहती है, उन्हें कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए। बस कुछ दिन और, फिर मैं उनकी सारी गलतफहमियां दूर कर आपके पास वापस आ जाऊंगी। और आपको पता है, मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है, जो टाइम आने पर दूंगी। वो राशि के बारे में सोचते हुए बोली। वहीं उनकी बात सुनकर धीर हल्की नाराजगी से कहता है, गलतफहमी में कोई शादी करता है क्या? ऐसी भी क्या गलतफहमी हो गई? अगर तुझे बता दिया ना तो तेरे पैरों तले जमीन खिसक जानी है। कृति मनी मन धीर को घूरते हुए बोली। वो सब बाद में बताऊंगी। अभी फिलहाल ये बता कि डॉक्टर ने क्या कहा है? डिस्चार्ज कब तक मिलेगा? ध्वनि बात का रुख मोड़ते हुए बोली। आज दोपहर तक डिस्चार्ज मिल जाएगा। आप हमारे साथ घर चलेंगी ना? धीर उम्मीद भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला। ध्वनि मुस्कुराकर हाँ में सिर हिला देती है, जिससे आद्या जी, धर्मेंद्र जी और धीर तीनों खुश हो गए। कृति उन सभी की ओर देखते हुए कहती है, अब मैं कॉलेज जाऊं क्या? कम से कम हाफ टाइम की लीव तो बचेगी। हाँ बेटा तुम जाओ, पहले ही हमारी वजह से आज तुम बहुत परेशान हो गई। आद्या जी सिर हिलाकर बोली। उनकी बात पर कृति की आंखें अचानक से छोटी हो गईं। वो उन्हें घूरते हुए बोली, कर दिया ना पराया? आप लोगों के लिए मैं सिर्फ ध्वनि की दोस्त हूँ, है ना? वो नाराजगी से भरकर कहती है, जिस पर आद्या जी तुरंत उसे मनाते हुए कहती हैं, अरे कैसी बातें कर रही हो? तुम तो मेरी दूसरी बेटी हो। अच्छा, माफ कर दो, गलती हो गई। आप हमेशा ऐसे ही करती हैं। चलती हूँ, शाम का नाश्ता आपके साथ ही करूँगी। कृति मुंह बनाकर सबको एक नज़र घूर कर निकल गई। ये लड़की भी ना, आद्या जी सिर हिलाकर बोली। तभी गेट खुला, सबकी नजरें गेट की तरफ गईं, जहाँ सरला जी खड़ी थी। ध्वनि उन्हें यहाँ देखकर चौंक गई। काकी, आप यहाँ? उसके अलावा आद्या जी और बाकी सब अनजान नजरों से उन्हें देखते हैं। सरला जी उन सबकी नज़रों में अपने लिए सवाल भांप कर हाथ जोड़कर कहती हैं, नमस्ते, मैं राजवंशी विला की हेड सर्वेंट। ध्वनि मुस्कुराकर उनके पास आकर कहती है, क्या काकी ऐसे कोई इंट्रो देता है क्या? सबकी तरफ देखकर, यह सिर्फ हेड सर्वेंट नहीं है, फैमिली मेंबर भी हैं। और माँ, मैंने अभी कहा था ना कि बहुत लोग मुझे आपकी तरह ही प्यार करते हैं। ये उन्हीं में से एक हैं। आद्या जी मुस्कुराकर हाथ जोड़कर कहती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारी बच्ची का इतना ध्यान रखने के लिए। ये अपने लिए थोड़ी सी लापरवाह है। आपके बारे में सुनकर अच्छा लगा। अब मुझे इसकी चिंता थोड़ी कम रहेगी। इसमें आभार मानने वाली कोई बात नहीं है। ध्वनि है ही इतनी प्यारी। वैसे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने इन्हें। सरला जी आद्या का जुड़ा हुआ हाथ नीचे करते हुए बोली। वैसे काकी, आपने बताया नहीं आप यहाँ? ध्वनि अभी सरला जी के यहाँ आने का कारण नहीं जान पाई थी। ओह हाँ, एक मिनट। सरला जी को कुछ याद आया तो वो बाहर की तरफ आवाज देते हुए कहती हैं, आ जाइए अंदर। उनके इतना कहने पर एक हट्टा कट्टा ब्लैक यूनिफॉर्म पहने, अपने हाथ में बड़ी सी 2 थैली पकड़े बॉडीगार्ड अंदर आया। ये मालकिन ने आप सबके लिए नाश्ता भेजा है। सुबह हड़बड़ी में धोनी ने भी नाश्ता नहीं किया था। ये कहते वक्त उनकी नजरें धोनी पर गईं, जिसके भाव थोड़े बदले। इसे वहां रख दीजिए। सरला जी ने गार्ड को टेबल की तरफ इशारा करके कहा। वो थैली वहां रखकर बाहर चला गया। मालकिन मतलब? आद्या जी कंफ्यूजन में सरला जी को देखती हैं। अनीता राजवंशी, ध्वनि की दादी सास, उन्होंने ही सबके लिए नाश्ता भेजा है। सरला जी मुस्कुराकर बोली। फिर वो ध्वनि की तरफ देखकर कहती हैं, आपसे कुछ बात करनी है। सरला जी उसे आंखों से इशारे करती हैं, जिसे समझकर वो आद्या जी से कहती है, माँ मैं जरा आती हूँ। वो सरला जी के साथ बाहर निकल गई। इस तरफ आद्या जी धर्मेंद्र जी के पास जाकर बैठी। धीर वहीं लगी चेयर पर बैठ गया। धर्मेंद्र जी कुछ सोचते हुए कहते हैं, हमने जितना सोचा था शायद से ये परिवार वैसा नहीं है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। आपने देखा, ध्वनि उनको कितनी खुशी से हाथ मिला रही थी। आद्या जी सोचते हुए बोली। उनकी बात को धीर पूरी तरह नकारते हुए कहता है,
ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? अगर ये लोग इतने ही अच्छे हैं तो क्यों जबरदस्ती दीदी को रखा हुआ है? कई बार बात जैसी दिखती है वैसी नहीं होती। और फिर धोनी ने कहा ना कि कुछ गलतफहमियां हैं। ये गलतफहमी ऐसी चीज है जो अच्छे अच्छे को बर्बाद कर देती है। जब तक पूरी बात न पता हो तब तक किसी को दोषी ठहराना गलत होगा। धर्मेंद्र जी धीर को समझाते हुए बोले। इस तरफ शिवानी जी अपने केबिन में बैठी हुई थी। कल की ही तरह आज भी नताशा उनके सामने बैठी हुई थी, लेकिन आज उसका चेहरा उतरा हुआ था, जिसे देखकर शिवानी जी कहती हैं, तुम टेंशन मत लो। मैंने कहा ना, कुछ वक्त दो मुझे, मैं उसको मना लूंगी। लेकिन आंटी, मैं सालों से उसका इंतजार कर रही हूँ। आखिर कब तक मुझे और इंतजार करना होगा? उसने तो साफ साफ इनकार कर दिया है ना। आंटी, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मुझसे कभी शादी करेगा ही नहीं और आप सिर्फ मुझे बहला रही हैं? वो बेचारी बनने की कमाल की एक्टिंग करते हुए अपने आंसू बहा रही थी, जिसे देखकर शिवानी जी परेशान लहजे में कहती हैं, ऐसा नहीं है। अंश ने भले ही अभी शादी से मना कर दिया है, लेकिन जल्दी उसे अपने आप समझ आ जाएगा कि वो उस लड़की के साथ नहीं रह सकता। तुम्हारी शादी अंश से जरूर होगी, बस कुछ दिन और इंतजार कर लो। नताशा मनी मन दांत भींचकर कहती है, इस औरत से भी कुछ नहीं हुआ। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती। इससे अच्छा तो भाई का आइडिया है, मैं अब उसे ही फॉलो करूंगी। तब आराज को मुझसे शादी करनी होगी। आखिर तक आते आते वो मनी मन हंस पड़ी, लेकिन बाहर खुद को बेबस दिखाते हुए कहती है, ठीक है आंटी, आप कहती हैं तो इंतजार कर लेती हूँ। वो मेरा प्यार है, उसके लिए तो मैं 7 जन्म तक इंतजार कर सकती हूँ। इतना कहकर वो केबिन से बाहर चली गई। बेवकूफ औरत, अगर तेरे भरोसे रही तो इंतजार करते करते मेरी उम्र भी तेरे जितनी ही हो जाए। हूँ। केबिन से बाहर आते ही वो अपने मगरमच्छ के आंसू पोंछते हुए बुदबुदाई। इधर केबिन के अंदर शिवानी जी उसकी चाल से अनजान उसके लिए बहुत बुरा फील कर रही थी। इस तरफ सरला जी धोनी को बाढ़ से बाहर एक कोने में लेकर गईं। धोनी उनके इस तरह कोने में लाने पर थोड़ी उलझन में नजर आ रही थी। धनी, आज आप अपने परिवार के साथ रहने वाली हैं, तो राशि का क्या होगा? वो धीमी आवाज में बोली। अब धोनी को सारा माजरा समझ आया। वो कुछ सोचते हुए कहती हैं, काकी, आज आप राशि से बात करेंगी, लेकिन मेरी बात करने से क्या होगा? मैं तो उनसे हमेशा ही बात करती हूँ, लेकिन कुछ खास बदलाव दिखता नहीं है। अरे पहले सुनिए तो। आप बात करेंगी, लेकिन वो जो मैं कहूँगी। अब ध्यान से सुनिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, सिर्फ कल जो मेरे साथ हुआ उसे बता देना है। और हाँ, आपको ये भी बताना है कि आज मेरे पापा को हार्ट अटैक आया है। धोनी सारी बात उन्हें समझाती है। उसकी बात सुनकर सरला जी परेशान लहजे में कहती हैं, लेकिन ऐसे तो उनके मन पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। क्या ये सब बताना सही होगा? उनकी बात सुनकर धोनी गहरी सांस खींचकर कहती है, काकी, मैं उसे यह सब इसलिए नहीं बता रही कि उसे अपने भाई या माँ से नफरत हो, बल्कि यही सब वो बातें हैं जो उसे उठने के लिए मजबूर करती हैं। और अगर आप मेरे पापा के बारे में बताएंगी तो उसे और ज्यादा गुस्सा आएगा। वो जागने की कोशिश करेगी, क्योंकि धीर से जुड़े हर रिश्ते से वो बेहद प्यार करती है। वो उस घर को अपना घर बहुत पहले मान चुकी है। जहाँ तक रही बात उसकी तबीयत की बात, तो ये सब सुनकर हो सकता है वो कल की तरह ही पैनिक करे, लेकिन नर्स उसे नींद की इंजेक्शन दे देगी। आप टेंशन मत लीजिए। इतने दिन से वो नहीं जाग रही थी क्योंकि कोई उसे वो बात नहीं बता रहा था जिससे वो हर्ट हो, लेकिन इंसान को कभी कभी ये सब सुनना भी जरूरी हो जाता है। आप समझ रही हैं ना? ध्वनि अपनी बात और मनसा अच्छे से उन्हें समझाती है, जिस पर काकी सिर हिलाकर कहती हैं, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। आप रात तक आ जाएंगी ना? जी, जब तक अपनी बेगुनाही साबित नहीं करती तब तक कैसे वो घर छोड़ सकती हूँ? ध्वनि फीकी मुस्कुराहट लिए कहती है। सरला जी वहां से चली गई तो ध्वनि भी बाट की तरफ चली गई। शाम ढल चुकी थी। मुंबई की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं। रति अपने फ्लैट के बाहर हाथ पर बंधी खड़ी देखते हुए ऑटो के इंतजार में करीब 15 मिनट से खड़ी थी, लेकिन मजाल है कि एक भी ऑटो रुक जाए। कई बार रोकने का ट्राई कर चुकी थी, लेकिन शायद आज कोई भी ऑटो वाला उसे बिठाने के मूड में नहीं था। वो चिढ़कर ऊपर देखते हुए कहती है, हे महादेव, जरा आप बताएंगे मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया कि एक भी ऑटो नहीं रुक रही? उस दिन तो ऐसे आशीर्वाद दिया था
जैसे मेरे अलावा और कोई आपका भक्त ही ना बचा हो। फिर आज क्या हुआ? देखिए, मैं बता दे रही हूँ, अगर अभी 5 मिनट के अंदर मुझे ऑटो नहीं मिला तो आपको संडे को मिलने वाली लड्डू बंद। वो महादेव को धमकाकर जैसे ही अपना सर नीचे करती है, वैसे ही एक सड़क छाप चोर जो पिछले 10 मिनट से उसके ऊपर नजर रखे था, वो झट से उसके कंधे पर टंगा बैग खींचकर भागा। ए चोर रुक! उसके छीनकर भागते ही कृति आंखें बड़ी करके उसके पीछे चीखते हुए भागी। लगता है महादेव ने मेरी धमकी को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। भागते हुए खुद से कहती है। अब आलम यह था कि चोर आगे और कृति उसके पीछे उसे हजार बातें सुनाते हुए भाग रही थी। जब तक आसपास के लोगों को पता लगता कि ये चोर है, तब तक वो चोर उनके दायरे से निकल जाता। वो शायद नौसिखिया था। बेचारे ने गलत इंसान से पंगा ले लिया था। कहाँ वो लुक्खा सा और कहाँ हमारी कृति। अपने गांव की हर साल आयोजित होने वाली दौड़ भाग में प्रतियोगिता की फर्स्ट प्राइज विनर कृति की स्पीड भाग मिल्खा भाग की तरह थी। बेचारा बहुत ज्यादा देर तक बच न सका। आखिरकार कृति उसके करीब पहुंच ही गई। वो सीधा उसके पीछे से कॉलर पकड़ लेती है। साली डेढ़ पसली कमीने आदमी, मेरा पर्स चोरी करने से पहले भागने की ट्रेनिंग तो ले लेता। कृति गहरी गहरी सांस भरते हुए गुस्से में बोली। वो चोर डरते डरते पीछे घुमा। कृति उसका पीछे का कॉलर छोड़कर आगे का कॉलर पकड़कर जलती आंखों से घूर रही थी। वो डरते हुए पर्स उसकी ओर बढ़ाकर कहता है, दीदी माफ कर दो, अब से चोरी ना करूंगा। अपना पर्स दूसरे हाथ से छीनकर कृति उसे वापस से अपने कंधे पर टांग लेती है। लेकिन इस बीच उसकी पकड़ उस लड़के के कॉलर पर थोड़ी भी ढीली नहीं हुई थी। अबे ओ गधे की औलाद, मेरा पर्स चोरी करेगा? तेरी तो। वो जोरदार तमाचा उसके थोबड़े पर जड़ देती है। एक जबरदस्त तमाचा पड़ते ही वो दर्द से चीखते हुए बोला, दीदी माफ कर दो, आगे से चोरी चकारी बंद। हे, ऐसे कैसे तुझे माफ कर दूं? इतना भगाया है तूने मुझे। देख कमीने, ऐसा है, तेरी होगी अब धुलाई, वो भी बिना साबुन पानी के। आज सबका गुस्सा तेरे पर उतरेगा। कृति अपनी आस्तीन चढ़ाकर अब उसे लात मुंह से देने लगी। वहां बाकी लोग खड़े वीडियो बना रहे थे। कृति कभी पैर से तो कभी हाथ से मार मार कर उसे बेहाल कर चुकी थी। वहां कोई और भी था जो ये नजारा हैरानी से देख रहा था। वहां से थोड़ी दूर खड़ी एक कतार में 3 गाड़ियां, बीच वाली कार में ड्राइविंग सीट की बगल में बैठा अमित हैरानी से आंख मुंह खोले सामने का नजारा देख रहा था। वहीं पीछे आरांस की नजरें भी वही देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई खास भाव नहीं थे। भाई, ये फूलदान तो कतई डेंजरस है, अमित सामने देखते हुए बोला। लेकिन आरांस की घूरती नजरें खुद पर महसूस करके वो उसकी तरफ देखकर अपनी बात सही करते हुए कहता है, मतलब भाभी की दोस्त बहुत ज्यादा खतरनाक है? नहीं? दांत दिखाना बंद करो और जाकर उसे लेकर आओ। आरांस फोन चलाते हुए बोला। मैं? अमित चौंक कर पूछता है, जिस पर आरांस अपना सिर उठाकर वापस उसे घूरता है। मैं जाता हूँ ना। अमित हड़बड़ाकर कार से बाहर निकला। वो कृति की तरफ बढ़ते हुए कहता है, हे भगवान, जरा ध्यान रखना, कहीं ये मुझे भी उसके साथ ना कूट दे, वरना क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। वो कृति के पीछे पहुंच चुका था। हे भाभी की दोस्त, अब उस बेचारे का मर्डर करोगी क्या? छोड़ भी दो। कृति अपना चेहरा घुमाकर उसे देखती है, जिससे अमित के आगे के सब उसके गले में ही अटक गए। वो थूक गटकते हुए 2 कदम पीछे लेकर दांत दिखाते हुए कहता है, ओके सॉरी, कैरी ऑन। वहीं अमित को देखकर वो चोर हाथ जोड़कर मरी सी आवाज में कहता है, भैया बचा लो, भाभी को बोलो ना छोड़ दे, गलती हो गई मेरे से। आ एक बार फिर वो करा उठा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।